पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया हमने तो इसको, बल्कि अगर तुम आईएम में जाना चाहती हो, मैंने तो यहाँ तक भी बोला भी तुम ये मत सोचना कि भाई मतलब मेरा भाई आईएम है तो हम तुम्हें नहीं कराएंगे। मेरा भाई सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है मेरा, जो मैंने क्लोजली देखा है, क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने जो भी चीज़ अपना जो भी स्ट्रीम चूज़ किया वो हमेशा उस चीज़ में अव्वल इसको शब्दों बयान करना मुश्किल है सारे समाज के लिए और हमारे लिए तो खास कर ऐसे एक ये बेटी के पिता और माता होने का हमें बहुत गर्व है कि इस बेटी ने ये मत देखो कि क्या ट्रेंड चल रहा है। बच्चे बहुत ट्रेंड के पीछे भागते हैं कि अच्छा इसमें आजकल अच्छे नंबर आ रहे हैं, उस चीज़ के पीछे मत भागिए। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो वाला ऑप्शन लिए जो आपको पता है कि हाँ मैं ये पढ़ सकता हूँ। तो ज़्यादातर यही थी कि खुद को मोटिवेट रखना सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये प्रोसेस इतना लंबा तो यही थी कि मतलब मेरा हमेशा से था कि मुझे एक अच्छा अफसर बनना है। तो मेरे लिए प्रेरणा वही थी कि ये एग्ज़ाम क्रैक करके मैं एक अच्छा ऑफिसर। मेरी मम्मी ने तो बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है मेरा, हमेशा ही मुझे मोटिवेट भी करती थी। मेरे साथ अगर मुझे कोचिंग में जाना है तो मेरे साथ पेपर देने हर जगह हासिल करना चाहते तो उनके साथ एक टैग लग जाता है कि ये बच्चा जो है कोटा के थ्रू आया है या कुछ भी। बट नमस्कार, मैं कुलदीप चोपड़ा, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज इंडिया। मैं रेणु दहिया हूँ, मैं भिवानी से ही हूँ मूल रूप से, और मेरी स्कूलिंग बीपीएस से हुई है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया आईआईटी रुड़की से। उसके बाद मैं अब 2 साल से ईपीएफओ में एज अकाउंट्स ऑफिसर जॉब कर रही हूँ, और ये मेरा 6th अटेम्प्ट था जिसमें मैंने ये सफलता हासिल की है। नहीं, हम लोग मूल रूप से तिगड़ाना से हैं, तो यहाँ पे आके फिर बाद में बस गए। तो यूपीएससी की परीक्षा में आपने कौन सा रैंक प्राप्त किया है? मैंने 781 रैंक प्राप्त किया है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपने किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ तो ज़्यादातर यही थी कि खुद को मोटिवेट रखना सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि आप प्री से मेन से इंटरव्यू ऑलमोस्ट पूरा आपको 1 साल लग जाता है। तो इतने लंबे समय तक खुद को मोटिवेट रखना पढ़ाई के लिए वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, और जॉब के साथ मैनेज करना भी पिछले 2 साल से, क्योंकि मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट जॉब के साथ दिए हैं, तो वो थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है कि आपको ऑफिस का भी काम की क्वालिटी नहीं सफ़र करनी चाहिए, आपको ऑफिस का काम भी अच्छे से करना है, आपको पढ़ाई भी अच्छे से करनी है। तो वो पिछले 2 साल में वो थोड़ा सा डिफरेंट चैलेंज रहा मेरे लिए कि ऑफिस के साथ साथ पढ़ाई करना। आपने अपना मुकाम हासिल करने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो आपने कहाँ से प्रेरणा मिली इसकी? कुछ अलग करना है। प्रेरणा तो यही थी कि मतलब मेरा हमेशा से था कि मुझे एक अच्छा अफसर बनना है। तो मेरे लिए प्रेरणा वही थी कि ये एग्ज़ाम क्रैक करके मैं एक अच्छा ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो वही मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर था। जब तक आप एक्सटर्नल चीज़ों से, सुपरफिशियल चीज़ों से वो लेंगे कि मुझे बंगला चाहिए या मुझे फेम चाहिए या मुझे लोगों को सोशल स्टेटस चाहिए, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म में होता है, वो आपको ज़्यादा दिन तक मोटिवेट नहीं कर पाएगा। एक अंदर से एक वो आना चाहिए कि नहीं, मुझे एक अच्छा अफसर बनना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो वो मोटिवेशन मेरे अंदर थी, तो वही चीज़ मुझे इतने सालों तक सस्टेन कर पाई। अदरवाइज सुपरफिशियल चीज़ों से आप इतना लंबा मोटिवेशन नहीं ले पाएंगे। पर्सनली तौर पर प्रेरणा स्रोत किसको मानते हो आप? पर्सनल तौर पे तो मेरा भाई सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है मेरा, जो मैंने क्लोजली देखा है, क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने जो भी चीज़ अपना जो भी स्ट्रीम चूज़ किया वो हमेशा उस चीज़ में अव्वल रहा है। तो वो सबसे बड़ा पर्सनली जो मैंने देखा जिसको, वो सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए। आपके भाई क्या कर रहे हैं आजकल? मेरा भाई अभी लंदन में है, वो वहाँ पे जॉब कर रहा है। मेरी भाभी भी लंदन में है, वो भी जॉब कर रही हैं। वो एक्चुअली मेरा सीनियर था आईआईटी में, तो उसको ही देख के मेरे को हुआ कि नहीं, मुझे जेई क्रैक करना है। फिर उसके बाद मैं आईआईटी गई। उसने अलग स्ट्रीम पकड़ा, उसने आईआईएम अहमदाबाद से अपना पीजीडीएम किया, पर मेरा रुझान उस तरफ नहीं था। मेरा रुझान हमेशा से गवर्नमेंट सर्विसेज में था, तो फिर मैंने ये वाली स्ट्रीम पकड़ी। बट प्रेरणा हमेशा मैंने उसी को माना। चुनौतियों को झेलते हुए आप मुकाम तक पहुंच गए, और जैसे मुकाम तक पहुंचते पहुंचते अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है, तो उस तैयारी के बारे में बताएं, आपने कैसे तैयारी की? तैयारी तो सबसे
अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो सबसे बेसिक तो आपका है कि आप एनसीईआरटीज़ और अपना न्यूज़पेपर से शुरुआत करें, क्योंकि वहीं से आपका बेसिक बनेगा। फिर एक दूसरी चीज़ जो है, ऑप्शनल लेने में आपको बहुत ज़्यादा समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि ये कोई 1 या 2 दिन को पढ़ने वाली बात नहीं है, आपको इसको सालों पढ़ना पड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली हो भी सकता है आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अटेम्प्ट देना पड़े, तो आपको एक ऐसा ऑप्शनल लेना पड़ेगा जो आप इतने लंबे समय तक पढ़ सकते हो। तो मेरे ऑप्शनल लेने में ये सजेशन रहेगी सबको कि ये मत देखो कि क्या ट्रेंड चल रहा है। बच्चे बहुत ट्रेंड के पीछे भागते हैं कि अच्छा इसमें आजकल अच्छे नंबर आ रहे हैं, उस चीज़ के पीछे मत भागिए। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो वाला ऑप्शन लिए, जो आपको पता है कि हाँ मैं ये पढ़ सकता हूँ या मैं पढ़ सकती हूँ, तो वो ऑप्शन लिए। और उसके बाद मेंस में के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि राइटिंग प्रैक्टिस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मैंने पहले दूसरे अटेम्प्ट में यही गलती करी कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, तो वो बिल्कुल ना करें। और फिर इंटरव्यू में आप मॉक्स वगैरह दीजिए, अपने जो भी आपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसको बहुत थॉरली प्रिपेयर कीजिए। जिन जिन शहरों में आप रहे हैं उन शहरों की पूरी इन एंड आउट उनको जानिए कि अच्छा उस शहर में क्या फेमस है, क्या क्या है। अपने जॉब को बहुत अच्छे से समझिए अगर आप वर्किंग है ऑलरेडी, और अपने कॉलेज को बहुत अच्छे से समझिए, अपनी जो भी बैकग्राउंड है आपका एजुकेशन उसको बहुत अच्छे से समझिए। तो हर एक आपका स्टेप जो है, प्री के बाद मेंस के बाद इंटरव्यू, उसमें हर एक में थोड़ी सी आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, बट बेसिक वही रहेगा कि आपको बहुत लगन से पढ़ना है, आपको बहुत मोटिवेट होकर पढ़ना है हर समय। इससे पहले आपने संघर्ष किया, संघर्षों में मान लो चुनौतियाँ मिली, चुनौतियों से पहले आपने असफलता भी देखनी पड़ी, तो उसमें आप नर्वस नहीं हुए और मंजिल तक पहुंच गए। तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सिर्फ यूपीएससी से हट के भी अगर बात करूं, अगर आपको असफलता मिलती है किसी भी चीज़ में, तो सबसे पहले तो अपना मन छोटा मत करो, क्योंकि हर असफलता से आपको कुछ ना कुछ लेसन्स मिलेंगे। तो कोई भी असफलता आपको मिलती है तो 4-5 दिन अकेले में बैठो, सोचो कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ या क्या सीख सकती हूँ, अब मुझे आगे कैसे करना है इस चीज़ को। गिव अप मत कीजिए उस चीज़ में, क्योंकि असफलता तो मिलेगी लाइफ में, मतलब उसका कोई वो नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और मैं असफलताओं को ऐसा असफलता भी नहीं देखती हूँ, मैं हमेशा उसे लेसन्स की तरह लेती हूँ। तो मेरा सबसे यही है कि सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, लाइफ में किसी और भी चीज़ में आपको असफलता मिलती है तो उसको लेसन की तरह लीजिए और अपने आप को वापस पिकअप कीजिए, मोटिवेट कीजिए और वापस लग जाइए उस चीज़ में। आपका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, तो मम्मी पापा कितने पढ़े लिखे हैं? मेरे पापा का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में, मेरी मम्मी ने मैट्रिक पास की है। मम्मी ने मैट्रिक पास की है, लेकिन सहयोग तो उनका ही रहा है, मेन हाथ तो उन्हीं का है आपके पीछे। तो उन्होंने आपको कैसे मोटिवेट किया? मेरी मम्मी ने तो बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है मेरा, हमेशा ही मुझे मोटिवेट भी करती थी। मेरे साथ अगर मुझे कोचिंग में जाना है तो मेरे साथ पेपर देने हर जगह जाती थी, 3-3, 6-6 घंटे पूरे दिन बैठती थी ताकि मैं जब मेंस लिख सकूं। तो उनका पूरा योगदान रहा मेरे लिए। हो सकता है कि अलग भी आए, क्योंकि इसका कोई सिलेबस ऐसे निश्चित नहीं है। सिलेबस है ऑब्वियसली, एक आपको एक बुकलेट दी जाती है पीडीएफ में कि आपका क्या क्या सिलेबस है, पर उसके अंदर वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक आपको खुद से एक ऐसा डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को कि मुझसे कुछ भी पूछ ले तो मेरे पास उसका कुछ ना कुछ जवाब होना चाहिए। इंटरव्यू में मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कुछ भी बोलो, इंटरव्यू में आपको आता है तो ही बोलो, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि वो 40-40, 50-50 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो उनको ब्लफ करने की ज़रूरत नहीं है। पर हर वो अंडर द सन वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, पर वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप भी इंसान हो, आपको 100% हर चीज़ नहीं आ सकती है। तो वो चीज़ एक हम्बलनेस के साथ एक्सेप्ट करना अगर आपको नहीं आता है, और कॉन्फिडेंस के साथ बताना अगर आपको आता है, तो वो दोनों चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे हो, तो अगर समाज की बात की जाए तो एक कास्टिज्म का सामना करना पड़ता है, तो कभी आपने इस चीज़ का भी सामना करना पड़ा कभी? वो देखो, मेरिट का क्वेश्चन तो हमेशा ही बनाया जाता है कि जो भी बच्चे एक स्पेसिफिक अलग मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उनके साथ एक टैग लग जाता है कि ये बच्चा जो है कोटा के थ्रू आया है या कुछ भी। बट मेरे को ऐसा लगता है कि एक विविधता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज के तारीख में भी जो भी आपके
हायर लेवल्स पे जितने ऑफिसर्स हैं उनमें अगर आप अलग अलग देखें कि कौन जनरल कैटेगरी से है, कौन ओबीसी से है, कौन एसटी से है, तो वो में बहुत ही स्क्यूड है रेशो कि बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोअर कास्ट का। तो उससे क्या होता है कि एक ऐसा ऑफिसर जो कि डिसीजन लेगा पूरे समाज का, तो उसको समाज का एक उसमें दिखना चाहिए कि वो समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो सही एक बैलेंस डिसीजन तभी आ पाएगा जब वो उस तरह का तबका जो उस वो हायर तबका भी जो है सोशल उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बिना तो सोशल मोबिलिटी और सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी उसके बिना मेरे हिसाब से। आपको मिलवाते हैं रेणु दैया के पापा जी श्री नरेश दैया जी से और उनसे जानते हैं कि रेणु दैया को मंजिल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनकी बिटिया ने मंजिल को हासिल कर लिया। सर, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, आपकी बिटिया ने जो मुकाम हासिल किया है जी, उसके बाद आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है जी? खुशी तो बहुत अधिक, इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सारे समाज के लिए और हमारे लिए तो खास कर ऐसे एक ये बेटी के पिता और माता होने का हमें बहुत गर्व है कि इस बेटी ने मेहनत करी है और अपना जो है हिम्मत नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात यह है 5-6 अटैम्प्ट करते और जो है इन्होंने अपना हिम्मत नहीं आ रही और लगी रही। हम भी इसके पीछे ये मोटिवेशन था, देखो बेटा कोई बात नहीं, अब के बार हो गया, अगली बार और मेहनत करो। हमारा तो मोटिवेशन रहा और आशीर्वाद रहा भाई मेहनत तो इसी ने करी है और जो है ना लास्ट में भगवान की दया से दोनों सफलता प्राप्त हुई है, जिसका हमें बहुत खुशी है। आपने उनको अच्छा रास्ता दिखाया, वहाँ तक मंजिल तक भी आपने पहुँचाया। तो शुरू से आपने उनका जो एम बनाया वो शुरू से आपने बता दिया था उनको कि आपने ये करना है, उसके बारे में बताएं। नहीं ऐसा था जी, एम तो इनका आईआईटी में जो भाई चला गया उसके पीछे भी जिसका भी एम था कि आईआईटी से जो है ना बीटेक करी जाए जी। लेकिन लास्ट फाइनल ईयर आते आते इसने अपना मन बना लिया कि मैं यूपीएससी में जाना चाहती हूँ। तो हमने कहा बड़ा अच्छी बात है, तैयारी शुरू करो। थोड़ा जिन्हें तैयारी अगर पहले से कर लेती तो हो सकता है दूसरे अटैम्प्ट या तीसरे अटैम्प्ट इसने थोड़ा मन लास्ट लेट बनाया, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अदरवाइज तो हमने जैसे इसका इच्छा थी, जैसे जिस चीज़ में जिसने जाना चाहा, जो इसका गोल था उसको अचीव करने हमने तो उसका पूरा सहयोग करने की कोशिश की। मिलवाते हैं आपको रेणु दैया की मम्मी श्रीमती मीना दैया जी से। मीना जी, लाइव न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आपकी बिटिया के बारे में बताएं, जो उनको मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपने क्या क्या योगदान किया है? बस जी मैं तो इसके साथ खड़ी थी, बाकी मेहनत तो इसी की है जो। इसी की है जी। हाँ जी। तो आपने भी तो कुछ सहयोग किया है, ऐसी बात ना है। बस मैं सफलता के पीछे तो माँ का हाथ होता है। तो ठीक है, बाकी मेहनत तो जी लड़की की थी, हम तो लड़की की थे। हाँ हाँ जी, जी। मेहनत तो इसी की है जो भी है। बाकी मैं तो इसके साथ खड़ी थी, बस इतना मेरा तो। चलो, कई बार ये होता है कि जैसे बचपन में बच्चे शरारत करते हैं, कभी इतनी शरारत भी की है कि आपने परेशान होके डांटना पड़ा हो? वो तो अभी भी डांटना पड़ता है। 10वीं 12वीं के बाद रोक दिया जाता है लड़की को कि शादी के लायक होगी। हमने ऐसा नहीं किया बिल्कुल तो भी। वो बताइए आप। हमने मैं तो शुरू से भी पढ़ो, जॉब जरूरी है लड़की के लिए, मैं तो हमेशा यही बोलती रही इसको। देखिए, हमें पता चला है कि हमारी जो बिटिया है रेणु दहिया जी, हम सबसे पहले तो मैं बिटिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उससे भी ज़्यादा मैं इनके माता पिता को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बेटी को इतना आगे बढ़ाया है और इसके लायक बनाया है कि वो एक अधिकारी के जगह पर बैठकर एक उचित न्याय कर सकेगी। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम बेटी पर हमें बहुत बड़ा जो आज खुशी जो फील हो रही है वो देखने के लायक है। मतलब मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जब भी मैंने इसको सोशल मीडिया पर और नेट का जो रिज़ल्ट देखा यूपीएससी का, तो मैं खुद उस दिन इतना गदगद हो गया था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया बेटी को बधाई देने के लिए। और आज मैं खुद इनके यहाँ निवास स्थान पर बेटी के यहाँ पहुँचा हूँ, तो मेरी तरफ से बेटी को बहुत बहुत बधाई और इनके परिवार को भी बहुत सबसे पहले शुभकामनाएं। मैं इस फैमिली के जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इतना टैलेंट दिया कि वो बच्चे इस देश के अंदर
एक जिला अधिकारी बन के इस सर्व समाज की और इस देश की सेवा कर सकें और दबा कुचला समाज को वो न्याय दिला सकें। तो सबसे पहले मैं लख लख बधाई इनके दादाजी, इनकी माता पिता, इनके जो फैमिली के जो भी सदस्य हैं मैं उनको देना चाहूँगा। और मैं उसके बाद जो रेणु बिटिया है जिसने इस देश के अंदर अपना नाम रोशन किया है और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का और समाज का जो नाम रोशन किया है, उनको मैं लख लख बधाई देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ, माता सावित्रीबाई को नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आज हमारी गुड़िया ने वो करके दिखा दिया है जिनकी कम ही लोग कल्पना करते हैं। इन्होंने एहसास दिला दिया है कि हम अब दबे कुचले नहीं रहेंगे, इस समाज को हम दिखाएंगे कि हम में भी कुछ टैलेंट है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि इनके बच्चों में टैलेंट नहीं है, लेकिन गुड़िया ने उनकी ज़ुबान बंद कर दी है। किसी भी प्रकार से आज हम किसी भी फील्ड में हम कम नहीं हैं, हम दिखा सकते हैं कि जब हम कोई ठान लेते हैं किसी काम को करने के लिए तो हम कभी उसमें कसर नहीं छोड़ते। और सबसे पहले तो इनके माँ बाप ने गुड़िया से बस गुड़िया को बहुत ही अच्छी संस्कार दिए हैं गुड़िया को। और भविष्य में मैं तो गुड़िया से यही कहना चाहूँगा, गुड़िया कभी भी लाइफ में ना अपना इतिहास मत भूलना। धन्यवाद।